भृगु चक्र पद्धति का स्टार्ट कर लेते हैं। जी। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार, प्रणाम। मेरी आवाज तक आ रही, एक बार कंफर्म कर देंगे। राइट, यस इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? नमस्ते 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 सभी को फिर से। सुजीत जी, रिहाली जी, युवान जी, प्रियदर्शनी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बड़े बड़े नाम हैं सब, पुराने बच्चे हमारे। आदित्य जी, सत्या जी, अर्चना जी, सभी लोग कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जैसा है, फ्री सेशन जैसा। आज हम भृगु चक्र पद्धति पढ़ेंगे। ये भृगु चक्र पद्धति पे एकमात्र सेशन होने वाला है आपका। इसके अंदर हम पूरा भृगु चक्र पद्धति का जो एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे, जो हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। वैसे भृगु चक्र पद्धति वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी चीजें आप मिला सकते हैं। मैं इतना इस्तेमाल करता हूँ प्रिडिक्शन के लिए जितना सारा आज मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है? तो ये भृगु चक्र पद्धति पे कंप्लीट क्लास होने वाली। इन टेक्निक्स का आप यूज करके आपके प्रिडिक्शन को एनहांस कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज है, भृगु चक्र पद्धति मैंने आज से 3 साल पहले सीखी थी, और इसको बहुत सारे चार्ट्स में लगाया है। अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं अगर आप इसमें ट्रांजिट को, दशा को, बीएनएन की टेक्निक्स को जोड़ देंगे। मिला जुला करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। खाली भृगु चक्र पद्धति एकमात्र सीख लेने से आप प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं। भृगु चक्र पद्धति आपको 60-70% आंसर दे सकती है। इसके अंदर जब हम ट्रांजिट को जोड़ देंगे, इसके अंदर जब दशा को जोड़ देंगे, इसके अंदर आप जोड़ देंगे प्रोग्रेशन को बीएनएन के, तो आप एक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो भृगु चक्र पद्धति बहुत हेल्पफुल है आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। पर ये इनफ नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं। ठीक है? इसीलिए इस पे कोई सेपरेट कोर्स हम नहीं कराते। पर ये टेक्निक है, जरूरी है, अच्छी है, इसलिए सीखना जरूरी है। ठीक है? मैंने जहां सीखी थी वहां पे इसके ऊपर 20 क्लासेस थी भृगु चक्र पद्धति पर। ऐसा कुछ है नहीं 20 क्लास जैसा। इस 2 मिनट का समझने की चीज है। आपको अगर 2 मिनट भृगु चक्र पद्धति आपने पढ़ी, आपको समझ में आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में है तो भृगु चक्र पद्धति। आपको नाम सुन के लगता होगा मुश्किल है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आप में से कितने लोगों ने पहले कभी पढ़ा है भृगु चक्र पद्धति में? वो बताएंगे चैट बॉक्स में। हैव यू एवर स्टडीड दिस? नो? राइट, इन द चैट बॉक्स फास्ट प्लीज। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर। ओके, फाइन, फिर तो और मजा आएगा। सुना नहीं है तो बहुत मजा आएगा। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी। ओके। ओके, ठीक है। नहीं सुना? चलो, कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे भृगु चक्र पद्धति क्या होता है, कैसे इसे प्रेडिक्शन करते हैं। अभी एग्जाम्पल लेने का भी कोशिश करेंगे क्लास के अंदर। यूज दिस DHI। ओके, चलो। ओके रीमा जी, थैंक यू। फिर से शुरू करते हैं क्लास को। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल, नमस्कार और राधे राधे लिखा है किसी ने। प्रोग्रेशन पे बेस्ड है गौरव चंद्र जी, बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेशन पे बेस्ड। हाँ, एक क्लास में हो जाएगी युवांश। मतलब इसके बाद क्या होगा, अगर कोई पढ़ाता भी हो तो एग्जाम्पल्स ही ले सकता है ना, केस स्टडीज दिखा देगा कि इसके जीवन में ये घटनाएं हुई भृगु चक्र पद्धति से। पर वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। केस स्टडीज तो आप अपने क्लाइंट पे लगाएंगे, अपने आसपास के लोगों के जीवन पे लगाएंगे। फिर आप बनाओ केस स्टडीज। थ्योरी तो एक क्लास की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है? चलो, अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। एक बार के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, होस्ट एंड को होस्ट पे डाल रहा हूँ। शुरू करते हैं भृगु चक्र पद्धति। नहीं, वो किसी को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो। तो भृगु चक्र पद्धति क्या होता है? आप सभी लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ा है ना जुपिटर का, भृगु नदी नाड़ी में। कि जहां पर जुपिटर लिखा होता है, जैसे मान लो जुपिटर किसी का 3 नंबर राशि में, तो हम कहते हैं जुपिटर एक साल एक राशि आगे चलता है, तो अगले साल में यहाँ चला जाएगा 4 नंबर राशि में, उसके अगले साल में यहाँ चला जाएगा, उसके अगले साल में यहाँ चला जाएगा। ऐसे जुपिटर एक एक राशि आगे चलता रहता है। ठीक है? ठीक है, जुपिटर एक एक राशि आगे चलता रहता है। ये सेम कॉन्सेप्ट जब हम लगन पे लगाते हैं, असेंडेंट पे लगाते हैं,
जब हम कोई कुंडली देखते हैं उसमें ऐसे एएस लिखा रहता है, असेंडेंट। असेंडेंट क्या होता है? हर 2 घंटे में आपके फर्स्ट हाउस में एक नई राशि आती है। तो असेंडेंट एक इमेजिनरी चीज है। असेंडेंट क्या है? एक इमेजिनरी चीज है जो हर एक राशि में चलता है, और हर एक राशि चलने में उसको 2 घंटे लगते हैं। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक असेंडेंट क्रॉस करता है 2 घंटे में, 2 आवर्स। जैसे अभी असेंडेंट मान लो 5 नंबर राशि में, तो 2 घंटे बाद क्या होगा? ये असेंडेंट 0 डिग्री से 30 डिग्री के क्रॉस कर लेगा 2 घंटे में, और ये 6 नंबर राशि में चला जाएगा। तो आप देखेंगे जब कोई कुंडली आप खोलेंगे तो 6 नंबर राशि में असेंडेंट लिखा हो 0 डिग्री से। फिर 2 घंटे बाद क्या होगा? 0 से 30 क्रॉस कर लेगा, यहाँ पे 7 नंबर राशि लिखी आ गई। तो असली में जो असेंडेंट नाम की चीज है ये चल रही होती है, और इससे आपके फर्स्ट हाउस में अलग अलग राशियां आती है। भृगु चक्र पद्धति क्या कहती है? जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BCP, भृगु चक्र पद्धति। भृगु चक्र पद्धति, ऐसा लोग कहते हैं कि भृगु संहिता से निकाली गई है। पार्टली ट्रू है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स दी है भृगु ऋषि ने भृगु संहिता में इसकी। वैसे ये निकाली गई है चंद्रकला नाड़ी से। ये जो टेक्निक है भृगु चक्र पद्धति की, ये चंद्रकला नाड़ी की टेक्निक। चंद्रकला नाड़ी को देवा कैरलम भी कहते हैं। चंद्रकला नाड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20,000 श्लोक है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप, चंद्रकला नाड़ी। उसमें से, उन श्लोकों में से ये टेक्निक निकाली गई है भृगु चक्र पद्धति। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने इसको फेमस किया। ठीक है। तो भृगु चक्र पद्धति, BCP, क्या होती है कि जैसे हम जुपिटर को प्रोग्रेशन कराते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, ये लोग लगन का प्रोग्रेशन देखते हैं, लगन या फिर असेंडेंट को प्रोग्रेशन कराते हैं। ये मानते हैं कि असेंडेंट जब व्यक्ति पैदा हुआ तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है, सेकेंड ईयर में सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड है, थर्ड ईयर में थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है, फोर्थ ईयर में फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है, फिफ्थ ईयर में फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड है, सिक्स्थ ईयर में सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड है, सेवेंथ ईयर में सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड है, एट्थ ईयर में एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है, नाइन्थ ईयर में नाइन्थ हाउस, टेंथ ईयर में टेंथ हाउस, इलेवेंथ ईयर में इलेवेंथ हाउस, और ट्वेल्थ ईयर में ट्वेल्थ। ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं हर साल एक हाउस एक्टिवेट होता है। फिर 13th ईयर में फिर से फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 14th ईयर में फिर से सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 15th ईयर में थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि 12th हाउस में 12 की टेबल चल रही है। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 12 की टेबल चल रही है 12th हाउस। ठीक है। अब मान लो मेरे को किसी भी साल का देखना है कौन सा हाउस एक्टिवेटेड। मान लो एक व्यक्ति जो है वो 11 साल का है। अब पहले पहले 0 से 12 साल तो बहुत ही आसान है। 11 साल का है मतलब 11th हाउस एक्टिवेटेड है। ठीक है। उसके बाद जितने भी साल है, आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें से आपको 12 का पास वाला मल्टीपल माइनस कर दें। जैसे कोई व्यक्ति 16 साल का, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड, तो 16 में से मैं 12 माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड। वैसे भी आप देख सकते हो 16 साल फोर्थ हाउस में आया था, गिन के भी देख सकते हो कि भाई 12 यहाँ पे खत्म हुआ था, 13, 14, 15, 16, फोर्थ हाउस आ। मान लो कोई व्यक्ति 48 साल, मान लो 48 नहीं, 47 का, तो कौन सा हाउस एक्टिवेटेड? 47 के क्लोज में कौन सा 12 का मल्टीपल आता है? 36 आता है। 47 में से 36 माइनस करो, 11 आए, तो 11th हाउस एक्टिवेटेड। आप गिन के भी देख सकते हो कि भाई 48 यहाँ आता है, तो 48 से एक पहले 47 यहीं आएगा। तो जो भी आपकी रनिंग एज चल रही है, इसके अंदर अपन क्या निकालते हैं? रनिंग एज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रनिंग एज निकालते हैं। रनिंग एज कैसे निकाली जाती है? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल चार्ट में लेते हैं। मान लो ये कोई चार्ट, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/9/1991। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रनिंग एज निकालूंगा पहले। तो अपन चलेंगे एज कैलकुलेटर पे, ताकि गलत ना हो जाए। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/9/1991, तो 9 का मतलब हो गया सितंबर 13,
1991। तो अभी इसकी एज है 34 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, 34 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो रनिंग एज क्या मानूंगा मैं? 35 ईयर्स। रनिंग एज क्या होती है कि जो भी एज आप अगले साल के जितने साल के हो जाओ, जैसे अभी आप इसमें देखा 34 साल और 6 महीने की, तो अगले बर्थडे पर आप कितने साल के हो जाओगे उसको रनिंग एज कहते हैं। कितने साल में लग गए हो, या अगले बर्थडे पर, नेक्स्ट बर्थडे पर जितने साल के हो जाओगे उसको रनिंग एज कहते हैं। तो 34 के प्लस होते ही 35 रनिंग एज हो जाती है, 44 के ऊपर होते ही 45 रनिंग एज हो जाती है। तो यहाँ पर रनिंग एज है 35। तो मुझे देखना है 35 में कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है भृगु चक्र पद्धति से। मैं यहाँ पर जुपिटर का प्रोग्रेशन नहीं देख रहा हूँ, असेंडेंट का प्रोग्रेशन देख। असेंडेंट को मैं एक एक साल आगे चला रहा हूँ और रनिंग एज निकाल रहा हूँ मैं। एक्चुअल एज नहीं निकाल रहा हूँ, रनिंग एज निकाल रहा हूँ। रनिंग एज मतलब अभी जो भी आपकी एग्जैक्ट एज है +1, या अगले बर्थडे पे जितने साल के हो जाओगे वो रनिंग एज होती है। तो जैसे अभी अपन ने देखा यहाँ पे 34 के प्लस हो गई 35 रनिंग एज। 35 कौन से हाउस में आएगा? आसान फॉर्मूला है, 35 में से पास का 12 का मल्टीपल माइनस कर लो। 12, 24, 36, तो 24 माइनस कर दूंगा इसमें से। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 11 ईयर्स। 11, तो 11th हाउस एक्टिवेटेड होगा इसकी कुंडली में, 11th हाउस एक्टिवेटेड। अब मैं देखूंगा 35 ईयर में 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है इसके जीवन में 35th ईयर। ये तो पूरी दुनिया के 35th ईयर में 11th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। 35th ईयर में सारी दुनिया के 11th हाउस एक्टिवेट हो। सबके जीवन में सेम घटनाएं नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि एक तो लगन बदल जाएगा, 12 लगन हमारे पास है, यहाँ पर एक डिफरेंट राशि आ जाएगी 11th हाउस में सबके। उसके अलावा प्लैनेट्स की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, वहां पे कोई प्लैनेट लिखा हो सकता है किसी के हो सकता है कोई प्लैनेट नहीं लिखा, किसी का कोई प्लैनेट उसको दृष्टि दे रहा होगा, किसी का नहीं दे रहा होगा। उसके अलावा ट्रांजिट को भी हम मिलाएंगे कि अभी जो बाकी जुपिटर का सैटर्न का ट्रांजिट है वो कैसे प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर, उसके अकॉर्डिंग मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं। खाली भृगु चक्र पद्धति से ही आपका जीवन नहीं चल रहा, ट्रांजिट भी अपना काम करेंगे, जुपिटर का प्रोग्रेशन भी काम करेगा, दशा भी काम करेगी, और ये भी काम। पर ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आसान है इसको सीखना। किसी को बिल्कुल कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बिल्कुल 2 सेकंड में उसको प्रिडिक्शन सीखने की, मेरे को फलित बता दो कैसे प्रिडिक्शन करूं, मैं बोलूं क्या क्लाइंट को अभी क्या होगा, ये सीख लो। 2 सेकंड में प्रिडिक्शन कर। तो 35th ईयर में 11th हाउस एक्टिवेटेड है, क्या हो सकता है? सबसे पहला मेरे को देखना है कि वहां पर कोई प्लैनेट लिखा हुआ है क्या, जो भी हाउस एक्टिवेटेड है। जैसे यहाँ पे 35th ईयर में 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, पहला स्टेप क्या है? मैं देखूंगा वहां पे कोई प्लैनेट लिखा हुआ है क्या, वहां पे कोई प्लैनेट है? नहीं। दूसरा स्टेप है कि उसको कोई दृष्टि दे रहा है क्या, उसको कोई 7th एस्पेक्ट दे रहा है? 7वीं दृष्टि में 11th हाउस के कुछ नहीं। हालांकि भृगु चक्र पद्धति में ये नहीं सिखाया जाता है, फिर भी मैंने जितना इसको यूज किया है, और मेरी आंखों को क्योंकि सिर्फ ट्राइन ही दिखता है हर जगह से, आप ट्राइन भी देखा करो। ये कोई किताब भृगु चक्र पद्धति की आपको नहीं बताएगी। ट्राइन का इस्तेमाल करो, आप कुछ भी पढ़ लो और कोई भी कोर्स करो, ये मैंने ही देखा है कि जो भी हाउस एक्टिवेटेड है उसका ट्राइन भी देखो। जैसे 11th हाउस एक्टिवेटेड है, इसका ट्राइन देखो, यहाँ पे मार्स और सैटर्न एक्टिवेट हो गए, लिख लो भाई मार्स और सैटर्न एक्टिवेटेड है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका लॉर्ड देखेंगे। 4th पॉइंट क्या है, वहां पे जो राशि लिखी हुई है उसका लॉर्ड कौन है। 4th पॉइंट है राशि लॉर्ड। तो यहाँ पे 2 नंबर राशि है, 2 नंबर राशि कौन सी होती है? टॉरस। टॉरस राशि का लॉर्ड कौन है? वीनस। तो मैं लिख दूंगा वीनस। वीनस जिस हाउस में लिखा हुआ है वो हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो 5वां पॉइंट क्या है? हाउस वेयर डिस्पोजिटर इज प्लेस्ड। डिस्पोजिटर मतलब राशि लॉर्ड। तो यहाँ पे 2 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कहाँ लिखा हुआ है? लगन में, फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। 11th हाउस एक्टिव है भृगु चक्र पद्धति में, और फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है क्योंकि वहां पे उसका 11th हाउस का लॉर्ड चला गया। ठीक है। वीनस को कोई दृष्टि दे रहा है क्या? सैटर्न दे रहा है, उसका फर्क पड़ेगा। ये भी फर्क पड़ेगा वीनस और कौन सी राशि का लॉर्ड है। तो वीनस यहाँ पे लिब्रा का भी लॉर्ड है, तो लिब्रा यहाँ पे 4th हाउस को रूल करती है।
तो वीनस यहाँ पे 11th लॉर्ड भी है और 4th लॉर्ड भी है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब ये सब कहानी देख करके आपको क्या लगता है 35वें साल में क्या घटना हो सकती है, मुझे बताएगा कोई? ये सारी कहानी जो हमने लिखी, 35वें साल में क्या घटना हो सकती है बताओ। हाउस लॉर्ड देखा अपन ने, उसके बाद हमने देखा वो और कहाँ का लॉर्ड है, हमने देखा वो कौन सा प्लेनेट है, ट्राइन में कौन से प्लेनेट है। अभी जो मार्स आ गया, वीनस आ गया, सैटर्न आ गया, उसके अलावा हमने देखा 4th हाउस एक्टिवेटेड है, 11th हाउस एक्टिवेटेड है। इसको सोच करके चार पांच चीजों को क्या लग रहा है क्या हो सकता है? घर ले सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 11th हाउस गेन्स का, 11th हाउस गेन्स का होता है, 4th हाउस घर का होता है, जमीन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी का होता है। तो वीनस 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो घर का गेन हो सकता है, कार का गेन हो सकता है, व्हीकल का गेन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। 4th और 11th हाउस से हम ये समझ गए। लगन एक्टिवेटेड है मतलब मेरे को मिलेगी, सेल्फ को मिल सकती है, खुद को मिल सकती है। ये बिल्कुल आपने परफेक्ट सोचा। मार्स और सैटर्न भी प्रॉपर्टी को ही दिखा रहे हैं, वीनस और मार्स मिल रहे हैं तो फार्म हाउस भी रह सकते। ठीक है। शनि के होने से डिले हो सकता है, साई जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। शनि के होने से पुराना भी हो सकता है कि वो किसी का बना बनाया पुराना घर ले ले। ठीक है। बीएनएन नहीं है ये, भृगु चक्र पद्धति में असेंडेंट मानते हैं, बीएनएन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अलग है। तो अपन को ये 5 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले, जो भी हाउस एक्टिवेटेड है वहां कोई प्लैनेट लिखा है क्या, उस हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लॉर्ड कहाँ चला गया है, वो हाउस एक्टिवेट कर देंगे। ट्राइन देखेंगे, ये जो ट्राइन वाली चीज है ये आपको कोई नहीं बताया, पर इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। वरना भृगु चक्र पद्धति से आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे अगर आप ट्राइन नहीं जोड़ोगे तो। ट्राइन जोड़ते ही बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, खाली ट्राइन जोड़ देने से आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे भृगु चक्र पद्धति। तो यू शुड यूज ट्राइन इन भृगु चक्र पद्धति एंड सी द रिजल्ट, इट इज एस्टोनिशिंग अमेजिंग। ठीक है, ये सब लिख लिया सबने? ठीक है, चलो। तो भृगु चक्र पद्धति की मैंने आपको सारा वैसे बता दिया है कि हर साल में एक राशि एक्टिवेट होती है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाउस, सेकंड में सेकंड हाउस, थर्ड में थर्ड हाउस, ऐसे। करंट एज नहीं निकालनी है आपको, रनिंग एज निकालनी। रनिंग एज का मतलब है आप अभी जितने साल के कंप्लीट हो गए उसमें +1 कर देंगे, या अगले बर्थडे पर जितने साल के हो जाएंगे वो मेरे को चाहिए। यहाँ पे बनाया हुआ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है, सेकंड ईयर में सेकंड, थर्ड ईयर में थर्ड, ऐसे चल। हम्म। अब देखो इसमें मैंने सारे ईयर्स लिखे हुए। ऐसा टेबल आप अपने पास बना करके रख सकते हैं। जैसे आपने कोई कुंडली बना ली, उसमें आपने लिखा 1 2 3 4, ऐसे 12 हाउस लिख दी। अब इसमें आपको 12 12 जोड़ना है। जैसे 1 में 12 जोड़ोगे 13th ईयर में फिर फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें 12 जोड़ोगे तो 25वें साल में एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें 12 जोड़ोगे 37th ईयर में फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें 12 जोड़ोगे 49th ईयर में हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को देखना है सेकंड हाउस कब एक्टिवेट होता है, तो दूसरे साल में, सेकंड ईयर में सेकंड हाउस, +12 तो 14th ईयर में हो जाएगा, +12 26th ईयर में हो जाएगा, +12 38th ईयर में हो जाएगा। तो इस तरह की टेबल आपको बताती है कौन से साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है। तो मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, अगर आपके पास ये बना बनाया चार्ट है तो आप देख सकते हो फटाफट उसकी रनिंग एज क्या है, कुछ भी बिना माइनस करे अभी कौन सा साल चल रहा है। वैसे माइनस करने वाला भी बहुत आसान है, 12 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है उस नंबर के उसको माइनस कर दो, फटाफट निकल जाएगा। जैसे कोई मान लो 59 रनिंग एज चल रही, तो माइनस क्या करेंगे, 48 माइनस कर दो, पता चल जाएगा 11 साल, आज तो 11 ही 11 आ रहा है। ठीक, 11th हाउस एक्टिवेटेड। चलो, 4th हाउस कैसे एक्टिवेट हुआ बताएं, अभी चैट बॉक्स को रोक रहे हैं एक बार। अब आपने कहा ये जो अलग अलग हाउसेज है, ये हमने देखा कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं अलग अलग एज में। यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से हाउसेस कौन कौन सी एज में एक्टिवेट होते हैं। +12 करना है, 7th हाउस 7वीं साल में एक्टिवेटेड है, +12 19 में, +12 31 में, +12 40, ऐसे कर। अब अलग अलग हाउसेस के हम एक बार सिग्निफिकेशंस पढ़ लेते हैं, मुझे पता है आपको पता है फिर भी।
फर्स्ट हाउस जो है खुद के बारे में दिखाता है, सेल्फ के बारे में बताता है, कोई भी नई शुरुआत के बारे में बताता है, बॉडी के बारे में बताता है, पर्सनालिटी के बारे में बताता है। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, आपके परिवार के बारे में। सेकंड हाउस बताता है स्पीच के बारे में। सेकंड हाउस पैसे के बारे में, सेविंग्स के बारे में, संस्कार के बारे में, कुटुंब के बारे में, खाने पीने के बारे में बताता है, आपके दांतों को दिखाता है, टीथ को दिखाता है, आईज को दिखाता है, फूड को दिखाता है। थर्ड हाउस जो है शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस होता है। किसका होता है? छोटी यात्राओं का हाउस होता है, रिस्क का हाउस होता है, करेज का हाउस होता है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, करेज है, उसका भाव होता है। थर्ड हाउस जो है रिस्क का होता है, इसलिए लॉस भी दे सकता है। थर्ड हाउस लॉस दे सकता है क्योंकि रिस्क का हाउस होता है, हार्ड वर्क को दिखाता है, छोटे भाई बहनों को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, जमीन का होता है, घर का होता है, व्हीकल्स का होता है, लग्जरीज का होता है, कंफर्ट्स का होता है। इसको कहते हैं घर का सुख, ऐशो आराम, सुख, लग्जरीज, कंफर्ट्स, घर में बैठ के काम करना। ये फोर्थ हाउस दिखाता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है वो दिखाता है पढ़ाई लिखाई को, आपकी बुद्धि को। आपका जो बुद्धि है, ब्रेन है, वो फिफ्थ हाउस इज योर ब्रेन, मेंटल कैपेसिटी, बुद्धि, इंटेलिजेंस, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, शेयर मार्केट का है, स्पेक्यूलेशन का है। फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स को दिखाता है, गाना बजाना, एक्टिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी फिफ्थ हाउस से आती है। गवर्नमेंट फिफ्थ हाउस से आती है। लव अफेयर फिफ्थ हाउस से आता है, अफेयर्स। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट होना चाहिए? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड। इस उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस जो है वो षड रिपु को दिखाता है, हमारे अंदर जो लोभ है, मोह है, माया है, क्रोध है, इस षड रिपु सिक्स्थ हाउस है, मद है, मात्सर है। तो सिक्स्थ हाउस बीमारियों का होता है। सिक्स्थ हाउस किस चीज का होता है? एक्यूट डिजीजेस, जो छोटे समय के डिजीजेस है, डिजीजेस सिक्स्थ हाउस। कर्जा, लोन, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस शत्रुता को दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है। सिक्स्थ हाउस क्योंकि एक त्रिशडाया हाउस है, तो खराब हाउसेस में से एक में आता है। सेवा का हाउस है, जॉब का हाउस है सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है। तो मैरिज अगर मेरे को देखनी है भृगु चक्र पद्धति से, तो सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस से जुड़ा हुआ कुछ एक्टिवेट होना चाहिए। पार्टनरशिप, बिजनेस, बिजनेस को कौन दिखाएगा? सेवेंथ हाउस। डीलिंग्स, स्पाउस। ठीक है। एट्थ हाउस दिखाता है सडन घटनाओं, एकदम से आपको चोट लग गई, एकदम से लड़ाई हो गई, सिर फूट गया, सडन इवेंट्स, ट्रेजिक इवेंट्स, मिस फॉर्च्यून। क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का होता है। नाइन्थ हाउस से 12वां है, 8वां हाउस, तो भाग्य का लॉस, तो मिस फॉर्च्यून का होता है, दुर्भाग्य का हाउस होता है। एट्थ हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कोई चीज बदल गई है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है, चेंज हो गई, सर्जरी, एक्सीडेंट को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, अकल्ट को दिखाता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस होता है आपके गुरु का। नाइन्थ हाउस किसका होता है? गुरु का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, दूर की यात्राएं आपने करी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नाइन्थ हाउस से आता है। धार्मिक यात्राएं नाइन्थ हाउस से आती है। नाइन्थ हाउस रिलीजियस चीजों को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, फादर को दिखाता है। आपके जो फादर है वो नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। शादी के लिए आप D9 चार्ट देखते हैं। तो D9 चार्ट बेसिकली नाइन्थ हाउस का डिवीजन। नाइन्थ हाउस धर्म का हाउस होता है, और शादी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो नाइन्थ हाउस का भी कुछ रोल होता है शादी। नाइन्थ हाउस आपके थर्ड चाइल्ड को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है, फॉर्च्यून को दिखाता है। ठीक है। हायर एजुकेशन को फिफ्थ हाउस एजुकेशन है, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया। टेंथ हाउस आपका करियर है, तो करियर से जुड़ा हुआ कोई इवेंट है। सिक्स्थ हाउस जॉब के लिए, टेंथ हाउस करियर के लिए। सोशल स्टेटस, प्रोफेशन, पब्लिक नेम, फेम, नेम फेम स्टेटस को टेंथ हाउस दिखाता है। इलेवेंथ हाउस गेन्स को दिखाता है, प्रॉफिट्स को दिखाता है, दोस्तों को दिखाता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं इलेवेंथ हाउस से देखूंगा। उसके बाद सबसे जो आपसे बड़े भाई बहन है, एल्डर सिबलिंग्स, उनको दिखाता है। आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, डिजायर फुलफिलमेंट को दिखाता है इलेवेंथ हाउस। सोशल सर्कल को दिखाता है। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस जो है खर्चे को दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस इज माई एक्सपेंसेस, खर्चा, इन्वेस्टमेंट्स। ट्वेल्थ हाउस होता है फॉरेन ट्रैवल का, विदेश यात्रा का, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है ट्वेल्थ हाउस।
मोक्ष का होता है, आइसोलेशन का होता है, अकेले रहने का होता है, सीक्रेट एनिमीज का होता है। 6th हाउस एनिमीज, 12th हाउस सीक्रेट एनिमीज, 12th हाउस लॉस का भी होता है। ठीक है। प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन एक बार देख लेते हैं। सन जो है वो आपके फादर है, अथॉरिटी है, पावर है, किंगली चीजें हैं, गवर्नमेंट है। मून ट्रैवल है, चेंजेस है, मदर है, इमोशंस है, खर्चा है। मंगल प्रॉपर्टी है, भाई है, सर्जरी है, करेज है। यहाँ पे देखो हस्बैंड नहीं लिखा है, क्योंकि इसका बीएनएन से कोई खास मतलब नहीं। यहाँ पर जुपिटर को हस्बैंड मानेंगे हम, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को कारक मानते हैं पति। ठीक है। हालांकि हम फिर भी मंगल को भी देखेंगे, क्योंकि बीएनएन तो बीएनएन है ना, गलत तो है नहीं। तो मंगल भी देखेंगे, पर जुपिटर बेसिकली कारक है यहाँ पे हस्बैंड का, क्योंकि जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड मानते हैं। ओके। मर्क्यूरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड। एजुकेशन है, बिजनेस है, लॉजिकल थिंकिंग है, आपके हाथ है, बुद्धि है, कम्युनिकेशन है। जुपिटर बच्चों का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है जुपिटर। वेल्थ का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, गोल्ड का कारक है, गुरु का कारक है, हस्बैंड का कारक है फीमेल कुंडली में। वीनस मैरिज है मेल चार्ट में, वाइफ है। व्हीकल्स है, लग्जरीज है, कंफर्ट्स है, डायमंड्स है। शनि जो है वो करियर को दिखाता, डिसिप्लिन को दिखाता, क्रॉनिक डिजीजेस को दिखाता, क्योंकि शनि कारक है 8th हाउस का, तो लंबी बीमारियों को दिखाता। राहु विदेश की चीजों को दिखाता है, फॉरेन एलिमेंट्स को दिखाता है, डिजीजेस को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, विदेश को दिखा सकता है। केतु जो है वो कोई चीज अटका सकता है, काम में ब्रेक ला सकता है, मिसकैरेज करा सकता है, एंड करा सकता है, ब्रेकअप करा सकता है, रोक सकता है किसी काम को होने से। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी केतु होता है ये सब। तो हमने प्लैनेट्स की कारक देखे। तो आप प्रिडिक्शन कैसे करते हैं भृगु चक्र पद्धति में? मान लो ये कोई भी कुंडली है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लो इसकी एज है 51, रनिंग एज। इसकी 50 साल उम्र कंप्लीट हो गई। इसका 50वां बर्थडे था पिछले महीने, मान लो 50वां बर्थडे पिछले महीने था। 50 के ऊपर हो गई ना, तो 51 रनिंग एज है। 51 क्या है? रनिंग एज। रनिंग एज का मतलब अगले बर्थडे पर कितने साल की हो जाओगे, वो मेरे को चाहिए। रनिंग एज में से 51 माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 12, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 12। 51 के आसपास 12 का क्या मल्टीपल आता है? 12, 24, 36, 48, 48 आता है। क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3rd हाउस एक्टिवेटेड कर देंगे। वैसे भी आप देख सकते हो 48 यहाँ पे आता है, कंफर्म करने के लिए 48 यहाँ पे आएगा। 49, 50, 51। 12th हाउस में तो 12 की टेबल चल रही है ना। तो 51 ईयर्स में 3rd हाउस एक्टिवेटेड है। 51, पर वो पूरी दुनिया का एक्टिवेटेड है। 51 की एज में आपका भी, मेरा भी, सबका ही 3rd हाउस एक्टिवेट होगा भृगु चक्र पद्धति में। अलग अलग कैसे आता है सबका? क्योंकि सबका असेंडेंट अलग है। इसका लियो असेंडेंट है, तो 3rd हाउस में 7 नंबर राशि आएगी। तो पहला स्टेप क्या है? मैं 3rd हाउस के बारे में सोचूंगा। 3rd हाउस क्या दिखाता है? इसको करेज दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, खुद की हिम्मत से कोई काम करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती है इसके जीवन में, ये बेसिक चीजें 3rd हाउस। उसके बाद मैं देखूंगा 3rd लॉर्ड कौन है। यहाँ पे कौन सी राशि है? लिब्रा राशि है। लिब्रा राशि का लॉर्ड कौन होता है? वीनस होता है। मैं देखूंगा वीनस कहाँ चला गया। मैंने देखा वीनस आ गया 8th हाउस। वीनस कहाँ गया? 8th हाउस। तो 3rd हाउस एक्टिवेटेड है 51 की एज में, और इस पर्टिकुलर चार्ट में 8th हाउस एक्टिवेटेड। बाकी सब में ये नहीं होगा। किसी में वीनस कहाँ चला जाएगा, किसी में कहाँ चला जाएगा, लगन ही बदल जाएगा 2 घंटे बाद, तो हाउस बदल जाएगा। ठीक है। तो ये 8th हाउस एक्टिवेटेड है। 8th हाउस में जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं वो भी एक्टिव होंगे, वीनस के साथ सन लिखा हुआ। मैं ये भी देखूंगा वीनस की दूसरी राशि कहाँ पे पड़ती है। तो वीनस एक तो यहाँ के 3rd लॉर्ड है, दूसरी राशि कहाँ पे पड़ रही है वीनस की? 10th हाउस। कहाँ पड़ रही है? 10th हाउस। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 10th हाउस का भी लॉर्ड है वीनस। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस
एंड 10th हाउस, और बैठा हुआ है 8th हाउस। ठीक है। उसके बाद में देखूंगा इसके ट्राइन में क्या है। ये मैंने जोड़ा है अपनी तरफ से, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ये जो हाउस एक्टिवेटेड है उसके ट्राइन में है मार्स, मर्क्यूरी और सैटर्न। अब अपन ने ये सब चीजें देख, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, 10th हाउस एक्टिवेटेड है, 3rd हाउस एक्टिवेटेड है, 8th हाउस एक्टिवेटेड है, मार्स मर्क्यूरी सैटर्न एक्टिवेटेड। तो आपको क्या लगता है, सन भी, क्योंकि वीनस के साथ सन लिखा हुआ, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है इन सबको देख करके क्या हो सकता है इन सारे प्लैनेट्स को? सन कहाँ का लॉर्ड है? सन लगन लॉर्ड है, ध्यान रखना। सन लगन लॉर्ड है, 8th हाउस में लिखा हुआ है। वीनस एक्टिव हो गया तो 8th हाउस भी एक्टिव हुआ है। क्या होगा? चलो ठीक है, एक्सीडेंट तो डेथ मत कराओ यार 50 में। करियर का सोचो पहले। हाँ ठीक है, हेल्थ इशू सही है। हेल्थ इशू वाला पार्ट सही लिखा है आपने। करियर के बारे में लिखो। करियर में प्रमोशन हो सकता है। करियर में प्रमोशन हो सकता है। ये कैसे सोचा हमने? एक तो ट्राइन से सोचा, सैटर्न करियर होता है, मार्स एक्टिवेटेड है, और यहाँ पर 8th हाउस में सन लिखा हुआ है। मार्स और सन जब एक साथ एक्टिवेट होंगे, प्रमोशन का कॉम्बिनेशन, ये बीएनएन से आ रहा है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी सोचे तो अपन, 10th हाउस एक्टिव है और 8th हाउस एक्टिव है। 8th हाउस जो है वो 10th हाउस से 11th में आता है। 8वां घर जो है वो 10वें घर का 11वां है। तो 10वें घर का गेन है। 8th हाउस करियर के लिए खराब नहीं होता, क्योंकि 10th हाउस से 11वें में आता है वो जब एक्टिवेट हुआ तो करियर में ग्रोथ गेन हो सकता है, चेंज जरूर आ सकता है, पर प्रमोशन होकर दूसरी जगह चला गया, ट्रैवल हो गया, चेंज आ गया, पर प्रमोशन होकर के अच्छी जगह भेज सकता। क्योंकि 3rd हाउस में एक्टिव है तो थोड़ी शॉर्ट ट्रैवल दे सकता, ट्रैवल करके दूसरी जगह चला गया, दूसरा ऑफिस चेंज हो गया, पर प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है बॉस बॉस के साथ, क्योंकि मार्स और सैटर्न एक्टिव है। तो पहले वो उस हाउस में क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे, या उस हाउस की प्रॉपर्टी, हाउस लॉर्ड कहाँ गया, हाउस लॉर्ड और कौन से हाउस का लॉर्ड है। क्योंकि सन मून को छोड़ करके बाकी जितने भी प्लैनेट्स है सबकी दो दो राशियां होती है। उस प्लैनेट के कारक के बारे में सोचेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे ट्राइन भी। ओके। चलो, बहुत अच्छा। सभी ने सही लिखा है काफी कुछ। तो ऐसे अपन को भृगु चक्र पद्धति का सोचना है, पूरी रिसर्च बेस्ड चीज है। अपन को असेंडेंट को एक एक साल आगे चलाना है, और देखना है क्या क्या हाउस एक्टिवेटेड है, उसका लॉर्ड कहाँ चला गया। ऐसे अपन एक कहानी सी बनाएंगे, सेम अपन जैसे प्रोग्रेशन बनाते थे। इसमें थोड़ी और चीजें, अपन हाउस लॉर्ड्स भी देख पा रहे हैं क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ पता है मेरे, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। इसमें एक और लेवल डीप चलते हैं। एक और, जैसे अपन ने देखा, ये प्रिडिक्शन इस तरह से की जा सकती है, ये बिल्कुल अच्छा लेवल है। भृगु चक्र पद्धति का बहुत बढ़िया लेवल है, आपको मैंने सिखा दिया 5 मिनट के अंदर। ये मैक्सिमम लोग जो भृगु चक्र पद्धति फॉलो करते हैं उनको ये इतना ही आता है। ठीक है। एक और लेवल डीप आपको मैं लेके चलता हूँ। इसमें अपन देखते हैं कि अलग अलग जो साइकिल्स होती है, 12-12 साल की साइकिल है, क्योंकि 12 ही हाउस है। एक साल में एक हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं, तो 12 साल में खत्म हो जाएगी साइकिल, दोबारा शुरू हो जाएगी 13वें साल से। तो 12-12 साल की साइकिल। इसमें ऐसा बताया गया है कि हर एक साइकिल का एक अलग प्लानिटरी रूलर होता है। हर एक साइकिल का एक अलग प्लानिटरी लॉर्ड होता है। जैसे पहली जो साइकिल है, जब बच्चा पैदा हुआ है, 12 साल का नहीं हुआ, मून उस साइकिल का लॉर्ड। पहली साइकिल का लॉर्ड किसको बताया इन्होंने? चंद्रमा को, मून। दूसरी जो साइकिल है 13 से 24 साल, उसका लॉर्ड बताया मर्क्यूरी को। तीसरी जो साइकिल है 25 से 36 साल, उसका लॉर्ड बताया वीनस को। चौथी साइकिल है 37 to 48, ये 12 की टेबल है, उसका लॉर्ड है सन। चौथी साइकिल के बाद पांचवी साइकिल 49 to 60, उसका लॉर्ड है मार्स। 61 to 72, इसका लॉर्ड है जुपिटर। 73 to 84, इसका लॉर्ड है सैटर्न। 85 to 96, इसका लॉर्ड है राहु।
और 96 से 108 इसका लॉर्ड है केतु। तो अलग अलग साइकिल्स के लॉर्ड है, हमारे को ज्यादातर ये छठे तक ही काम आता है, 7वें तक मान लो, इसके बाद ज्यादा होता नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि इस ऑर्डर में इसको लगाया गया है, ये सेम सीक्वेंस होरा में भी फॉलो होता है। अगर आप देखेंगे ना होरा की, आज दिन में किसका हो रहा है, तो हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो होता है। जैसे कोई सैटरडे के दिन अपन देख रहे हैं, तो पहला हो रहा होगा सैटर्न का, उसके बाद हो रहा आएगा मून का, उसके बाद आएगा मर्क्यूरी का, फिर वीनस का, फिर सन का, फिर मार्स का, फिर जुपिटर का, ऐसे हो फिर दोबारा से सैटर्न का आ जाएगा। राहु केतु का हो रहा नहीं होता, ये सीक्वेंस फॉलो होता है। ये जो ऑर्डर है ना, ये बेस्ड है प्लैनेट की वेलोसिटी पे। दिस इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, स्पीड कह सकते हो अगर वेलोसिटी में दिक्कत है। प्लैनेट की जो स्पीड है उसके बेसिस पे ये ऑर्डर दिया गया कि सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट क्या है, मून है, 2.5 दिन एक राशि में रहता है। उसके बाद मर्क्यूरी उससे थोड़ा सा धीरे है, पर बाकी सबसे तेज है। उससे थोड़ा सा धीरे चलता है वीनस, उससे थोड़ा धीरे चलता है सन। 45 डेज के आसपास मंगल लेता है एक राशि में। जुपिटर 1 साल एक राशि में रहता है। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। शनि तक ही होता है, राहु केतु तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, राहु केतु होरा में होता ही नहीं कि कोई इसके बाद भी जी रहा है 84 के बाद भी, तो उसके बाद राहु रूल करता है, फिर केतु रूल करता है। सन लगभग 1 महीना एक राशि में रहता है। मर्क्यूरी वीनस 25 दिन 24 दिन ऐसे रहते हैं। तो ये वेलोसिटी के हिसाब से कि प्लैनेट की स्पीड कितनी है, सबसे तेज प्लैनेट पहले, फिर उससे उसके उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करके इसको अरेंज किया गया। एक तो ये कारण है। दूसरा इनका फिलोसॉफिकल कारण है कि मून जो है वो मदर को दिखाता है, तो 0 से 12 साल का बच्चा पूरी तरह से मदर पे डिपेंडेंट है, इन्फेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए उसको, नरिशमेंट चाहिए। तो वो पहला साइकिल मून होता है 0 से 12 साल तक। दूसरी साइकिल मर्क्यूरी होता है, 12 साल के बाद पढ़ाई लिखाई घुस जाएगी उसके दिमाग में, स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, एजुकेशन करेगा, अफेयर करेगा, बिजनेस शुरू करेगा, पर सब चीजें मर्क्यूरी वाली डोमिनेंट है 13 से 24 साल तक। उसके बाद 25 साल के बाद, 25 जब रनिंग एज हो जाएगी, मतलब 24 कंप्लीट हो गया, जैसे ही 24 कंप्लीट हुआ 25 साल मान लूंगा मैं, क्योंकि रनिंग एज 25 हो गई ना 24 कंप्लीट होते ही, वो वीनस का है। इसमें शादी होगी, अफेयर हो सकता है, गर्लफ्रेंड मिल सकती है, बॉयफ्रेंड मिल सकता है, लग्जरियस चीजें पसंद होगी, पैसा कमाएगा, वीनस की चीजें हो जाएंगी। मैक्सिमम मैरिजेस जो होती है वो थर्ड साइकिल में होती है, ये हमने प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी उन्होंने वीनस लिख दिया। वीनस नेचुरल 7th लॉर्ड भी है। जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 7th हाउस में लिब्रा राशि आती है। तो वीनस नेचुरल 7th हाउस है, इसलिए शादी को दिखाता है। तो मैक्सिमम मैरिजेस इसमें होती है। सेकंड लॉर्ड है, पैसे को दिखाता है, तो इसमें मैक्सिमम पैसा भी कमाते हैं लोग। सूर्य 37 to 48। अब यहाँ पर सूर्य एक्टिवेटेड, यहाँ पर आप अपने करियर की पीक पे पहुंचते हैं इस उम्र में। मेच्योर हो गए हैं, अब प्रमोशन होते होते बॉस बन गए हैं, सीईओ बन गए, मैनेजर बन गए, करियर की पीक पे पहुंचते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे व्यक्ति इस उम्र में होता है। पॉलिटिक्स में चला जाता है, उसके दोस्त बन जाते हैं बड़े बड़े, है ना, फादर बन सकता है, मेच्योरिटी आ जाती है सारी। सन मतलब सबसे ज्यादा जो सेंटर में है, तो आप अपने घर के सेंटर पॉइंट बन जाते हैं इस उम्र में। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि भी ये मेरे लिए खाना ला के देगा, खाना ला के देगी, ये आप, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि ये मेरे को पालेगा, तो यहाँ पर आप सन बन गए हो, बॉस बन गए हो, सब आपको देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सब कुछ करता धरता है। तो वो सन वाली पोजीशन आती है 37 to 48। उसके बाद अगली साइकिल आती है मंगल की, 49 to 60। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट वगैरह में, मंगल की साइकिल कहते हैं। आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, छोटे भाई बहन मंगल होते हैं, थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं इसमें, मंगल थर्ड हाउस का कारक है। उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो सर्जरीज देखी जा सकती है आपको 49 to 60 के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, लीगल केसेस इस उम्र में बहुत सारे देखे जाते। 61 to 72 यहाँ पर जुपिटर का समय शुरू होता है। मंगल आपको बहुत लॉजिक देता है, तो आप उस उम्र में बहुत लॉजिकल हो जाते हो। 61 के बाद आपका लॉजिक धीरे धीरे ढहने लगता है, थोड़ा आप मैजिक में विश्वास करते हो, धार्मिक चीजों में विश्वास करते हो, भजन कीर्तन शुरू करते हो, लोग आपको बोलते हैं पैसे कमा लिया, अब पूजा पाठ करना शुरू करो, आप भाई 4 धाम की यात्रा करो। तो आप 9 to 5 जॉब छोड़ करके धीरे धीरे रिटायरमेंट, ज्ञान लेना, अलग अलग चीजें सीखना। बहुत लोग हमारे कोर्स में आते हैं, 60+ लोग आते हैं, क्योंकि जुपिटर वाला एक्टिवेटेड समय कि वो कुछ नया सीखना चाहते हैं अब,
अब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है, धार्मिक होना चाहते हैं, वो जुपिटर वाला समय है। 7 साइकिल 73 to 84, यहाँ पर अब क्योंकि सैटर्न कारक है 8th हाउस का, शरीर डीके होने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, हड्डियां कटकने लग जाएंगी, घुटने खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे सब बीमारी शुरू हो जाती है, स्लोनेस आ जाती है, नर्वस डेबिलिटी होती है, हर चीज धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है शरीर। इसके बाद कोई निकाल लेता है तो 85 से 96 तक राहु का आता है, यहाँ पर एकदम सडन हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, फॉरेन कनेक्शन, अनजान लोग, डिसरिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती है राहु से। इसके बाद भी अगर कोई जीवित है 97 के आगे, फिर केतु का समय आता है, फिर व्यक्ति डेथ बेड पे हो सकता है, बेड सोर्स उसको हो सकते हैं मोक्ष, या फिर बिल्कुल अल्टीमेट डेथ का ही समय आता है। तो ये 9 साइकिल से अलग अलग प्लैनेट रूल करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज इसमें बताई। अब हम आते हैं टाइमिंग मेजर लाइफ इवेंट्स, कैसे आप भृगु चक्र पद्धति से अलग अलग लाइफ इवेंट्स को देख सकते हैं। आज सुबह सुबह मैंने 3 4 अपने ग्रुप्स में मैसेज डाला था, एक तो नक्षत्र वाले ग्रुप में, एक दो डिप्लोमा वाले ग्रुप में, कि मेरे को आपके लाइफ इवेंट्स चाहिए डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ के साथ। तो एक दो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिए उसके। जैसे मैरिज कैसे निकालते हैं भृगु चक्र पद्धति से, ये फटाफट टाइमिंग करने का तरीका है। भृगु चक्र पद्धति से धड़ाधड़ निकाल सकते हो आप बिना कुछ सोचे, ना कुछ दशा सोचनी है क्या चल रही है, कुछ नहीं सोचना, फटाफट आप प्रिडिक्शन कर सकते। तो सबसे पहले हमको देखना है 7th हाउस कब एक्टिवेट होता है। पहला स्टेप क्या है, 7th हाउस शादी का। 7th हाउस एक्टिवेट होता है 7 साल की उम्र में। अब कोई राजस्थान में रहता है तो यहाँ पर भी शादी हो सकती है। खैर, इसमें +12 करेंगे 19 में, +12 करेंगे 31 में, +12 करेंगे 43। मैक्सिमम शादी जो है 31 में, बहुत लोगों की शादियां 31 में होती। 26 रहेगा क्या बीच में, 26 इसमें +12 करेंगे, 26 कैसे आएगा 12th हाउस, नहीं, 7th हाउस में ये सारी चीजें आती, 7 19 31 40। शादी के लिए आप 7th हाउस तो देखते ही हैं, 7th हाउस के अलावा और कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं शादी के लिए, 2nd हाउस और 12th हाउस। 2nd हाउस जो है वो आपकी फैमिली का हाउस होता है। 2nd हाउस किसका होता है, फैमिली, शादी का मतलब फैमिली में एक नया मेंबर आ गया, फैमिली में एक्सपेंशन हो रहा है। बहुत बार जब शादी होगी 2nd हाउस भी एक्टिवेट हो सकता है। 2nd हाउस में कौन कौन से साल है, दो, जब आप दो दूसरे साल में लगे थे, +12 करो, 14 +12 करो, 26 +12 करो, 38 +12 करो, 50। तो 26 में बहुत सारी शादियां होंगी, 38 में भी हो सकती। 12th हाउस, 12th हाउस क्यों शादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 12th हाउस बेड प्लेजर का होता है। 12th हाउस शादी का पंडित भी होता है, मैरिज पंडित, ये भी 12th हाउस दिखा। 12th हाउस भी एक्टिवेट हो सकता है जब शादी हुई। 12th हाउस एक्टिवेट होता है 12 24 36 48 24 36, ये भी शादी की अच्छी एजेस। ठीक है, आप ये देखेंगे मैक्सिमम शादियां होती है 19, तो खैर बहुत जल्दी हो गया, 26 31 38। इसमें आप लगन वाली एजेस भी ऐड करो, फर्स्ट हाउस वाले। क्यों, क्यों फर्स्ट हाउस क्यों, अरे फर्स्ट हाउस 7th हाउस को सामने से देखेगा ना। जब मैं भृगु चक्र पद्धति में ये एक्टिवेट कर दूंगा तो ये सामने से तो देखेगा ही 7th हाउस को। फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है पहले साल में, +12 13th ईयर में, +12 25th ईयर में, +12 37th ईयर में, 25 37 इनमें भी शादियां। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ये तो सारी दुनिया के लिए है कि भाई 31 25 37 26 38 36 इनमें शादियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया के लिए जनरलाइज है, होती भी है, बहुत लोगों की होती है ना, 50% लोगों की शादी इन उम्र में ही होगी। और क्या चीज अपन को देखनी होगी, 7th लॉर्ड कहाँ लिखा है। हो सकता है आपकी शादी हुई 33 में, पर भृगु चक्र पद्धति 7th लॉर्ड के ऊपर जा रही। ठीक है,
सेकंड लॉर्ड पे जा रही है, कारक प्लेनेट पे जा रही है, जुपिटर पे जा रही है, जुपिटर कारक है पति का फीमेल कुंडली में। वीनस पे जा रही है, वीनस कारक है वाइफ का। मंगल पे जा रही है, अपन सोच सकते हैं, ठीक है, ट्राइन में आ रहे हैं मंगल या वीनस, तो भी देख सकते हैं। वो सब भी अपन को दिमाग में रख। अब देखो, ये एक कुंडली है, इसके अंदर अपन देखते हैं शादी कब हुई। शादी हुई 28वें साल में। शादी कब हुई? 28th ईयर में इस व्यक्ति की शादी हुई। मेल चार्ट है, आज ही मेरे पास ये, मैंने जब बच्चों से एग्जाम्पल मांगे थे भेजा किसी ने। 28th ईयर में इसकी शादी हुई। 28th ईयर में कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? तो 28 में से आसपास का 12 का मल्टीपल माइनस करो। 28 के आसपास 24 आता है, आंसर आएगा 4। फोर्थ हाउस एक्टिव। फोर्थ हाउस मतलब ये ये फोर्थ हाउस, ये एक्टिव है, ठीक है। अब मैं देखूंगा फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है। फोर्थ हाउस में 10 नंबर राशि है, उसका लॉर्ड कौन होता है? शनि। उसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न। मैं देखूंगा सैटर्न कहाँ लिखा हुआ है। सैटर्न लिखा हुआ है सेकेंड हाउस। शादी हो सकती है क्या? हो सकती है, सेकेंड हाउस भी शादी का होता है क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली का होता है। तो फोर्थ लॉर्ड का सेकेंड हाउस में लिखा होना सेकेंड हाउस को एक्टिवेट कर देता है। सेकेंड हाउस शादी से जुड़ा हुआ है, शादी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा ट्रांजिट भी। ये तो हमने भृगु चक्र पद्धति से देखा भाई, ठीक है, सेकंड लॉर्ड एक्टिवेट है, थोड़ा बहुत आइडिया लगे मैं। फिर मैंने ट्रांजिट देखा, इनकी शायद 2014 में हुई थी। जुपिटर का ट्रांजिट उस समय जेमिनाई में था, मेल चार्ट है। जेमिनाई में सामने से वीनस को देख रहा है, हो सकती है शायद। यहां पर यह भी बताया गया कि आप अगर लगन से नहीं मैच होता तो मून से सेवेंथ हाउस को भी देख सकते। जैसे अभी किसी ने ऊपर लिखा भी था कि सर मेरे को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं कैसे लगन देखूं। उस केस में अगर आपको भृगु चक्र पद्धति का इस्तेमाल करना है, तो जहां जिस राशि में आपका चंद्रमा है उसको लगन बना, ठीक है, वो बन जाएगी आपकी मून कुंडली, चंद्र कुंडली। उससे भी हम देख सकते। तो चंद्र कुंडली से सेवेंथ हाउस कौन है यहाँ पे? एक्वेरियस राशि है। मून से सेवेंथ हाउस में क्या है? एक्वेरियस राशि है। एक्वेरियस राशि का लॉर्ड कौन होता है? सैटर्न। और सैटर्न हमने देखा एक्टिव है भृगु चक्र पद्धति में। सैटर्न एक्टिवेटेड था ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न एक्टिवेट है, शादी हो गई। मून से सेवेंथ लॉर्ड अगर मैच करता है तो शादी में इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। इस जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं उसका आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिले। तो बहुत लोग चंद्र कुंडली से भी हाउसेस देखते हैं, एक्टिवेशन देखते हैं, महादशा अंतरदशा में भी। आपने ये टेक्निक सुनी होगी कभी। तो यहाँ पर भी आप मून से भी देख सकते हैं कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ, ठीक है। और किसी को टाइम पता नहीं है तो मून से ही देखना है अपने हाउसेस, मून से लगन देख। एक और इसमें टेक्निक होती है, हालांकि ज्यादा हो जाएगा, कि जो आपकी महादशा चल रही है उसको लगन बना दो। जैसे किसी की महादशा चल रही राहु की, राहु को आप फर्स्ट हाउस में ले आओ और वहां से देखो कौन सी हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी एज में, और फिर आप देख सकते हैं। वो भी एक टेक्निक, भृगु चक्र पद्धति। ये अपनी अपनी लोग रिसर्चेस करते हैं, इसमें नई नई चीजें डाल देते हैं। मैसेज होस्ट एंड को होस्ट पे डाल देते हैं, ठीक, होस्ट एंड को होस्ट पे ही है वैसे तो। चलो, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे को तनुजा जी ने भेजा था, और वो क्लास में है तो हैंड रेस कर सकते हैं। 3/5/1976 आज सुबह भेजा था। इनकी शादी हुई 33 की उम्र। 33 में कौन सा एक हाउस एक्टिवेट होता है? सिंपल, मैंने टेक्निक आपको बताई। जो भी करंट, मतलब जो भी रनिंग एज है, करंट एज मत निकालना, रनिंग एज मतलब अगले बर्थडे पे जितने साल के हो जाओ, उसमें से आप आस पास का 12 का मल्टीपल माइनस करो। 33 के पास में 24 पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा? 9। नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो गया 33 की उम्र। वहां पे कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मैं देखूंगा नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है। यहाँ पे 12 नंबर राशि है,
लॉर्ड कौन है? जुपिटर। क्योंकि एक फीमेल कुंडली है, फीमेल कुंडली में जुपिटर कारक होता है हस्बैंड का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, भृगु नंदी नाड़ी में हम मार्स को मानते हैं, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर ही कारक होता है हस्बैंड का। अभी आपने जो प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें मंगल के आगे हस्बैंड नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, जुपिटर एक्टिवेट हो गया, वैसे ही सिंपल हो गया, जुपिटर एक्टिव है तो हो ही सकती है शादी। उसके अलावा हमने कहा सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? शनि है। कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। और हमारे जो एक्टिवेटेड हाउस है उसके ट्राइन में आ रहा है। अभी नाइन्थ हाउस एक्टिव है, नाइन्थ हाउस के ट्राइन में शनि आ रहा है जो कि सेवेंथ लॉर्ड है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्राइन को भी देखो। कोई किताब आपको नहीं बताएगी ट्राइन को देखो, पर मैंने जितनी बार बीसीपी लगाई है मेरे को सिर्फ ट्राइन ही ट्राइन दिखा है और अच्छा रिजल्ट मिला है। सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव, शादी होगी। उसके अलावा टेंथ हाउस एक्टिव हुआ है, क्योंकि टेंथ हाउस एक्टिव इसलिए क्योंकि वहां पे जो है हमारे जो हाउस एक्टिव है वहां का स्वामी लिखा हुआ है, तो टेंथ हाउस एक्टिव है। टेंथ हाउस में जुपिटर है, सन है, वीनस है, केतु है। ये सारे प्लैनेट्स भी अपना अपना रिजल्ट देंगे इस उम्र में। यहाँ पे करियर में ब्रेक आ सकता है शादी की वजह से, क्योंकि केतु लिखा हुआ है टेंथ हाउस में कि शादी हुई तो कुछ समय के लिए करियर ब्रेक दे दिया, काम करना बंद कर दिया, ये भी एक इवेंट हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर हमारा जो हाउस एक्टिव है नाइन्थ हाउस, उसका लॉर्ड सन के साथ लिखा। सन यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है। मैरिज के लिए क्या क्या चाहिए होता है मेरे को? सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। सेकंड हाउस परिवार का, सेवेंथ हाउस होता है स्पाउस का या शादी का, ट्वेल्थ हाउस बैड प्लेजर्स का होता है, शादी का पंडित भी बताया मैंने। इन तीनों में से कुछ एक्टिवेट होना चाहिए शादी के लिए। तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड के साथ भी लिखा हो, ये भी एक अच्छी चीज मिली। उसके अलावा जुपिटर का ट्रांजिट, ये ट्रांजिट का चार्ट है, इनकी शादी हुई थी 6/12/2008 को। ट्रांजिट का जुपिटर उस समय सेजिटेरियस राशि में था। ट्रांजिट का जुपिटर कहाँ पे था? 9 नंबर राशि में। वो क्या देख रहा है? सामने से मंगल को देख रहा है। मंगल कारक है हस्बैंड का बीएनएन में। ट्रांजिट के लिए आप बीएनएन के रूल्स लगाएंगे। जुपिटर का ट्रांजिट मंगल पे, और हमने देखा जुपिटर एक्टिवेटेड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। जुपिटर कारक है शादी का वैदिक में, ठीक है, शादी हो सकती। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के आप अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते। खाली बीसीपी आंसर बता दे हर बार मुश्किल है। बहुत अच्छा बता देती है, 60-70% बार अच्छे आंसर आ जाएंगे। कभी कभी ऊपर नीचे मिलेगा, पर उसमें जब आप ट्रांजिट भी जोड़ देंगे, तो मान लो एक राशि आगे आ रहा है बीसीपी का रिजल्ट, पर मुझे पता है ट्रांजिट तो अभी हो रहा है, तो फिर मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता। ट्रांजिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। पर दोनों ही, अगर मान लो बीसीपी भी दिखा रही है उस इवेंट को, ट्रांजिट भी दिखा रहा है, दशा भी लगभग दिखा रही है, तो आप 100% कह सकते हैं कि वो घटना होगी। ठीक। चल एक और देखते हैं। इसमें देख, ये भी आज किसी स्टूडेंट का ही चार्ट। वीना जी अगर फिर से क्लास में है तो हैंड रेस कर सकते हैं। वीना जी 21/8/1968 चार्ट है, शादी हुई 25वें साल में। 25वें साल में क्या एक्टिवेट होता है? 25 में से माइनस करो आसपास का 12 का मल्टीपल, 24 आएगा। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है 25वें साल। फर्स्ट हाउस का मतलब हो गया सामने से सेवेंथ हाउस को देखेगा ही वो वैसे भी। उसके अलावा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल लिखा हुआ है नाइन्थ हाउस में। मंगल कारक है हस्बैंड का बीएनएन में, यहाँ नहीं होता, ठीक है। मंगल लिखा हुआ है नाइन्थ हाउस में, मंगल एक्टिव है, और मंगल के साथ जो प्लेनेट लिखा हुआ है वो भी एक्टिव। वो कहाँ का लॉर्ड है? वो नाइन्थ लॉर्ड ही है। मंगल की दूसरी राशि कहाँ पड़ती है? मंगल की दूसरी राशि हमने देखा सिक्स्थ हाउस में पड़ती है। तो मंगल लगन का स्वामी है, सिक्स्थ का स्वामी है, दोनों एक्टिव हो गया। इसको बीमार भी कर सकता है इस साल, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दे सकता है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड के साथ भी वो लिखा हुआ है, तो दूर जा करके आए। लगन डायरेक्टली एस्पेक्ट द सेवेंथ हाउस, इस वजह से शादी हो सकती है। मार्स एक्टिव है इस वजह से, मंगल कारक है बीएनएन में। और शनि का ट्रांजिट इस समय पे, जब इनकी शादी हुई 12/12/1992 में, शनि का ट्रांजिट केप्रिकॉन में था।
वो भी सामने से मंगल को देख रहा। ठीक है। जुपिटर का ट्रांजिट वर्गो में था, और जुपिटर अपने नाइन्थ दृष्टि से सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट कर, अपन इनको मिला करके अच्छी प्रिडिक्शन तक पहुंच सकते हैं। पर जब लगन एक्टिवेट होता है तभी भी शादी की संभावना। मैंने आपको शादी के लिए कौन कौन से हाउस बताए हैं? फर्स्ट हाउस क्योंकि वो सेवेंथ हाउस को सामने से देखेगा, सेकेंड हाउस क्योंकि फैमिली का होता है, सेवेंथ हाउस होता ही शादी का है, और ट्वेल्थ हाउस। ठीक। लव मैरिज पॉसिबल है, देखो मार्स राहु भी है, राहु इन द फिफ्थ हाउस भी है, पॉसिबल है। तो बीना जी ही बताएंगे। चलो अब क्लास में से एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी का मैरिज का, किसी का भी ले लेते हैं। ठीक है, नारा जी को। सर बर्थडे बोलो पहले सर। आपका डेट बोलो। 18 फरवरी 1982 बर्थ डेट है। 1982। 82। टाइम बोलो। रात को 11:11 को, अहमदाबाद गुजरात। 11:11, वाह। अहमदाबाद। सर थोड़े दिन पहले ही पता चला 11:11 क्या होता है ऐसे। ठीक है। आप अ, अच्छा, कौन से साल में शादी हुई थी? 25 डेट थी ट्वेंटी एक फिफ्थ मिनट रुक जाओ। जनवरी हाँ 18/2 1982 है ना? 18 फेब 1982, शादी का साल बोलो, शादी की डेट ही बोल दो। हाँ 25 जनवरी 2018। तो शादी हुई तब आपकी उम्र थी, धीरे धीरे चल रही है, 35 साल 11 महीने। जी। 35 साल 11 महीने का मतलब है रनिंग एज हो गई 36। हम्म। ठीक है। रनिंग एज अपन तक वो 36 तो मतलब हो गया यहाँ पे, क्योंकि ट्वेल्थ की टेबल चलती है ट्वेल्थ हाउस में, 12 24 36, ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट है। ट्वेल्थ हाउस वैसे भी कारक होता है शादी के लिए, सेकंड, ट्वेल्थ और सेवेंथ हाउस जरूरी होता है। ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। ट्वेल्थ हाउस में सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि प्लैनेट क्या लिखे हुए हैं। अभी तक जो हमने चार्ट देखे उसमें एक्टिव हाउस में कोई प्लैनेट थे ही नहीं, यहाँ पे मंगल और शनि लिखे हुए हैं। मंगल कहाँ का लॉर्ड है? मंगल लॉर्ड है सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का लॉर्ड है मंगल, और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है मंगल। ठीक है। इस सारे हाउस मिलकर शादी के, सेकंड हाउस सेवेंथ हाउस ट्वेल्थ हाउस में चल रहा है, और यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड लिखा हुआ है, और उसके साथ शनि भी है। इस वजह से शादी में इतनी देर हो गई कि सेकंड लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस जो तीनों ही कारक है शादी के, वहां पे शनि लिख गया है। सेकंड और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ है, और ट्वेल्थ हाउस में शनि लिखा है, इसलिए शादी में इतनी देर हो गई। उसके बाद मंगल भी एक्टिव है। अब यहाँ का स्वामी कहाँ है? मर्क्यूरी। ट्वेल्थ हाउस का स्वामी मर्क्यूरी है, फोर्थ हाउस में लिखा हुआ। हम्म। ठीक है। ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, हो सकता है शादी की वजह से घर से दूर जाना पड़ा। हाँ कहाँ हुई सर। शादी? घर से बाहर ना, मतलब अहमदाबाद से दूर। सर मैं पहले ही बाहर ही रहती थी अहमदाबाद से, विदेश मतलब में? नहीं देश में नहीं रहती थी, इंडिया नहीं रहती थी। पर मैं इंडिया शादी नहीं भी में? की तो भी कंट्री चेंज की है, हाँ, शादी के क्योंकि बाद देखो भी कंट्री चेंज। ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में वैसे भी कंट्री चेंज का ही कॉम्बिनेशन है। ट्वेल्थ सर बहुत कंट्री हाउस चेंज विदेश का करी है। होता है, फोर्थ हाउस घर का होता है। ट्वेल्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस, विदेश जाने के योग होता है। हाँ क्योंकि वो सर मैं अभी एक्टिवेट हो यूएस गया, में हूँ। इस वजह से विदेश जा सकते। ये पूरी की पूरी बीसीपी बहुत बढ़िया दिखा रही है आपकी कुंडली। कितना मजेदार है ना ये? सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करने के लिए बात में सोच रहे थे पर अभी बात हो गई, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, बढ़िया है। चलो अब मैरिज वाला एक आदमी का भी लेते हैं, अभिना नायक जी को। राम राम जी अभी सर, सेकंड कैसे है? लास्ट ही ले रहे हैं, हाँ राम राम। सर मेरा 29 मई 1997। टाइम बोलो। 7:53 PM। और रंभा चलिए, उड़ीसा। स्पेलिंग बोलो। RAMBHA। RAMB MBHA। H A। उड़ीसा। रंबा, उड़ीसा कहाँ है?
नेपाल आ रहा है यहाँ। नहीं, उड़ीसा लिखिए सर, आ जाएगा। हाँ, आ गया नीचे। ठीक है, बाकी लोग अभी हैंड नीचे कर लो। अभी और एग्जाम्पल नहीं लेंगे इसका, मैरिज का। ठीक है। अब शादी कितने साल में हुई? सर मतलब मैं चलो आप दो शादी की हजार डेट बोलो। हुआ है, फरवरी फरवरी 14 को हुआ है। 18/5/97, पहले ये डालू मैं। 18 Feb 97। नहीं सर, 29 में 97 है। अच्छा, 29 में है क्या? 29 कहाँ गया? 29 तो नीचे है बहुत। अच्छा, फेब है ना, मई है ना, मई ट्वेंटी में नाइन मई और शादी कब हुई? सर फरवरी 14 2025 में हुआ है। अभी हुई है। हाँ हम्म। तो आप थे 27 साल 8 महीने के शादी में। जी। 27 साल 8 महीने का क्या मतलब हो गया? 28वां साल रनिंग हो गया। रनिंग एज मतलब 28 हो गई। जी। तो अब मेरे को 28 तक गिनना है। 28 में से पास का 12 का मल्टीपल माइनस करो, 24 माइनस करो, 4 आ गए। 4th हाउस। 4th हाउस एक्टिव है। अब मैं देखूंगा 4th हाउस में कोई प्लेनेट है क्या? नहीं है। फोर्थ सर हाउस वो के साथ डेट डेट गलत डाला हुआ है सर, 29 में है। 29। चलो, ये तो आपने अच्छा बता दी। ठीक है, 4th हाउस एक्टिव है। कोई भी हो, 4th हाउस ही एक्टिव रहेगा। 28 ईयर्स में 4th हाउस में अपन ने देखा शनि और केतु लिखा हुआ। ठीक है। शनि कहाँ का लॉर्ड है? शनि लॉर्ड है यहाँ पर 2nd हाउस का, जो कि शादी के लिए अच्छा होता है। 2nd हाउस का लॉर्ड है। और 3rd हाउस का लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 4th हाउस में। और 2nd हाउस एक्टिवेट हो गया, शादी के लिए ठीक होता है। उसके बाद हमने देखा केतु तो कहीं का लॉर्ड होता नहीं। 4th हाउस में कौन सी राशि है? 4th हाउस में जुपिटर की राशि है। तो जुपिटर फिर से एक्टिवेट हो गया, 2nd हाउस को फिर से एक्टिवेट कर रहा है। ये अच्छा है फिर से शादी के लिए। उसके बाद मैं देखूंगा कि जुपिटर की दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है। दूसरी जुपिटर की दूसरी राशि लगन में पड़ रही, 1st हाउस में। ये भी बढ़िया है शादी के लिए। अब अपन देखते हैं उस समय ट्रांजिट कहाँ पे था। ट्रांजिट जुपिटर का मेरे ख्याल में, आपने क्या बोला अभी? शादी का साल 2025 फेब। हाँ, फेब 2025। फेब 2025। फेब 2025 में जुपिटर टॉरस में था और सैटर्न एक्वेरियस में। हमने देखा जुपिटर का ट्रांजिट वीनस पे हो रहा है। हम्म। ठीक है। इस वजह से जुपिटर का ट्रांजिट भी दिखा रहा है शादी को, 2nd हाउस भी एक्टिव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शादी इस वजह से। ओके, ऐसे हम देख पाते। शनि का ट्रांजिट एक्वेरियस में है, शनि भी 7th हाउस को ट्राइन में देख। 7th लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है। चल, तो मैरिज वाला अपने काफी सारे एग्जाम्पल देख ले। मैरिज के आगे चलते हैं। बढ़िया है। तो वो पहला वाला एग्जाम्पल तो क्या था, उसमें सेकंड भी हाउस एक्टिवेट था, 7th भी था, 12वां भी था। बहुत अच्छा। फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे नीलिमा जी। केतु एक्टिव है, थोड़ी सी दिक्कत अड़चन के बाद शादी हुई। 4th हाउस मतलब घर वाले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं 4th हाउस में ना। चलो, अब करियर के लिए जब हम देखते हैं, करियर के लिए प्राइमरीली अपन 10th हाउस देखते हैं। करियर के लिए अपन क्या देखते हैं? 10th हाउस। 10th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 10th लॉर्ड एक्टिवेट हो सकता है, करियर में कुछ होगा। 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस जो है जॉब का होता है, सर्विस का होता है। सैटर्न जो है कारक है, करियर का कर्म कारक है। सैटर्न जब एक्टिवेट होता है तो फिर कुछ ना कुछ करियर से जुड़ा हुआ इवेंट होता है। अब हमको पता है 10th हाउस कौन कौन से साल में एक्टिवेट होता है। 10 साल में, +12 करो 22 में, +12 करो 34 में, +12 करो 46। इन सालों में करियर से जुड़ी हुई मेजर घटनाएं हो सकती। फिर आप देखना आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड कौन से हाउस में गया हुआ है। उस साल की एजेस भी कैलकुलेट करना, उस समय भी आपके जीवन में मेजर घटनाएं होगी, वो सबके लिए अलग अलग आएगा 10th लॉर्ड कहाँ चला गया।
10th हाउस एक्टिवेट होता है 22 साल की उम्र में। बहुत लोग पहली बार नौकरी करना शुरू करते हैं, पहली बार करियर करना शुरू करते हैं। 26 साल में सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है। सेकंड हाउस पैसे का होता है। सेकंड हाउस एक्टिवेट हुआ कई बार 26 की उम्र में लोग पहली कमाई करते हैं, पैसे कमाना शुरू करते हैं, पैसे में ग्रोथ होती है। 30 साल की उम्र में सिक्स हाउस एक्टिवेट होता है, जॉब चेंज आ सकता है यहाँ। 34 की उम्र में फिर से 10th हाउस, प्रमोशन, ब्रांड विजिबिलिटी, ग्रोथ, कुछ नया काम शुरू कर दिया। ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो होते हैं। और यहाँ पर देखो ये लाइन लिखी हुई है, 10th लॉर्ड मान लो 9th हाउस में, तो 9th हाउस वाले जो साल है वो भी करियर के लिए अच्छे। 10th लॉर्ड मान लो लिखा हुआ है आपका 4th हाउस में, तो 4th हाउस वाले साल भी आप देखें। 10th लॉर्ड लिखा हुआ है आपका 6th हाउस में, 6th हाउस वाले साल भी आप देखें। ठीक है। हाँ, अब चाइल्ड बर्थ कैसे देखें। अभी अपन ने करियर के लिए बात करी, अब हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ कैसे देखें। सबसे पहले चाइल्ड बर्थ के लिए जो जरूरी हाउस होता है वो होता है 5th हाउस। 5th हाउस जो है वो हाउस होता है चिल्ड्रन का। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। तो जब हम बच्चे देखते हैं तो 5th हाउस देखते हैं। तो हमको देखना है 5th लॉर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। एक तो 5th हाउस के साल है। 5th हाउस के साल क्या होंगे, 5वां साल, उसमें 12 जोड़ो, 17वां साल, उसमें 12 जोड़ो, 29, उसमें 12 जोड़ो, तो हो जाएगा 41। ये कुछ साल है जिसमें 5th हाउस एक्टिवेट होगा। 29 मोस्ट प्रोबेबल एज है बच्चा होने के लिए। 41 बहुत रेयर केसेस में, ठीक है, आजकल तो होता है, खैर। फिर 5th लॉर्ड कौन से हाउस में लिखा हुआ है, उस हाउस के एजेस आप देखेंगे। मान लो 5th लॉर्ड किसी का 3rd हाउस में लिखा हो, तो हम एजेस देखेंगे, 3 + 12 15 + 12 27 + 12 39। ये देखिए 5th लॉर्ड कहाँ लिखा हुआ है, उस हाउस को आप देखें। जुपिटर एक्टिवेट हो सकता है जब बच्चा हुआ। हमने ये ट्रांजिट में भी पढ़ा है ना, भृगु नदी नाड़ी में, कि जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट होता है तो बच्चा होता है। जुपिटर के एग्जैक्टली ऊपर, जुपिटर के 7th हाउस में, जुपिटर के ट्राइन में, क्योंकि जुपिटर कारक होता है बच्चे का। जुपिटर इज द कारक ऑफ चिल्ड्रन। जुपिटर के ऊपर जब ट्रांजिट है या बीसीपी में एक्टिवेटेड है तो बच्चा हो सकता है। इसको आप D7 चार्ट में भी कंफर्म कर सकते हैं। D7 चार्ट में जब 5th हाउस एक्टिव हुआ तो भी बच्चा हो सकता है। मान लो आपको D1 चार्ट में नहीं दिख रहा, बच्चा हो गया, तो आप वो जो हाउस एक्टिव हुआ है D1 चार्ट में, उसको D7 में ले जाकर देखो वो कहाँ का लॉर्ड वहां पे बैठा हुआ है, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी और व्हीकल कब ले सकता है व्यक्ति, 4th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, जो कि होता है 4, 16, 28, 40, 52। 4 साल की उम्र में प्रॉपर्टी कैसे लोगे, पर आपके परिवार में तो ले सकता है ना, कोई घर चेंज हो सकता है आपका। आपकी मदर फादर ने कोई घर ले लिया, घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराया, रेनोवेशन कराया, वो तो हो सकती है ना घटना 4 साल में, इसलिए लिखा। कारक है प्रॉपर्टी का मंगल। व्हीकल का कारक है वीनस। वीनस कारक है फ्लैट का भी, घर का भी। मंगल जमीन का कारक है। इवेंट अगर व्हेन 4th हाउस, 4th लॉर्ड या कारक प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। जब आप इसमें ट्रांजिट को जोड़ देते हैं तो आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं भृगु चक्र पद्धति से। ट्रांजिट हम देखते हैं सैटर्न का, जुपिटर का, जैसे भी हमने मैरिज के एग्जांपल देखी उसमें देखा ही हमने कैसे अपन निकाल सकते हैं। सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट जोड़ देते हैं उसका। सैटर्न और जुपिटर कहीं ना कहीं कारक प्लैनेट को, कारक हाउस को एक्टिवेट करने चाहिए। जैसे हम शादी की बात करें तो 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को, वीनस को, मार्स को एक्टिवेट करने चाहिए। और बीसीपी भी किसी मैरिज के हाउस को दिखाना चाहिए, सेकंड को, 7th को, 12th को, तो हम कह सकते हैं शादी हो सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी की बात करूं तो बीसीपी 4th हाउस को, 4th लॉर्ड को, मार्स को, वीनस को दिखाना चाहिए। और ट्रांजिट का सैटर्न या जुपिटर भी 4th हाउस को, 4th लॉर्ड को, मार्स को या वीनस को एक्टिवेट करना चाहिए, तो जाकर के प्रॉपर्टी मिल सकती है। चाइल्ड बर्थ की बात में सेम रहेगा। बीसीपी 5th हाउस को, 5th लॉर्ड को, जुपिटर को एक्टिवेट कर सकती है, इन तीनों में से किसी चीज को। और ट्रांजिट का जुपिटर या सैटर्न भी 5th हाउस को, 5th लॉर्ड को या जुपिटर को एक्टिवेट करना, तो बच्चा हो सकता है। समझ गए। इसको कहते हैं डबल एक्टिवेशन, बीसीपी भी कर रही है, ट्रांजिट भी कर रही है। जिसको विदेश जाना होता है, विदेश यात्रा के लिए कौन कौन से साल एक्टिवेट है, 12th हाउस। 12th हाउस जो है वो विदेश का होता है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है। विदेश नहीं जाना हुआ, हॉस्पिटल जा सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं। 12th हाउस एक्टिवेट होता है 12, 24, 36, 48। कारक है राहु। राहु पे बीसीपी एक्टिवेशन कर रही है।
ट्रांजिट में राहु पे ट्रांजिट आ गया जुपिटर या सैटर्न का, तो भी विदेश जा सकता है। नाइन्थ हाउस क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का होता है, तो वो भी आपको विदेश भेज सकता है। विदेश जाने के लिए जो हाउस होते हैं वो होते हैं 3, 6 थोड़ा बहुत, 9 और 12, ये हाउसेस आपको विदेश भेजते हैं। थर्ड हाउस क्योंकि फोर्थ हाउस से बार बार होता है, फोर्थ हाउस आपके घर का है, वहां से बार बार, तो घर से दूर। सिक्स्थ हाउस क्योंकि ट्वेल्थ हाउस के सामने होता है जो विदेश का है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है, और ट्वेल्थ हाउस होता है विदेश का। तो ये हाउसेज एक्टिव है तो आपको यात्राएं करा सकते। थर्ड हाउस वैसे भी शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है वैसे, अगर नॉर्मली भी सोचे तो। लिटिगेशन के लिए सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड, मार्स, केतु, ऐसे प्लैनेट्स एक्टिवेट होने चाहिए। करियर में प्रॉब्लम्स के करियर में प्रॉब्लम्स के लिए एट्थ हाउस क्योंकि सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। फिफ्थ हाउस क्योंकि फिफ्थ हाउस टेंथ हाउस से छठा होता है, टेंथ हाउस से आठवां होता है, सॉरी एट्थ होता है, टेंथ हाउस से एट्थ होता है। टेंथ हाउस से आप गिनोगे तो फिफ्थ हाउस एट्थ में आएगा, तो करियर की ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में चेंज फिफ्थ हाउस दिखा। सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे जॉब छुड़वा देता है, जॉब में चेंज लेकर के आ सकता है, वो आपको पता है। एक और खास बात मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, मान लो ये कोई कुंडली है, इसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एक्टिवेशन हुआ लेटर से कोई भी उम्र का एक्टिवेशन हुआ 11, उसके बाद अपन ने जोड़ी 23, 23 के बाद 35, 34 ईयर्स का कोई चल रहा है, 34 ईयर में क्या एक्टिवेट होगा, 35 का चल रहा है, सॉरी 35 का है। 35 माइनस करोगे 24 तो 11 है, तो 35 ईयर किसी की रनिंग एज है, तो 11th हाउस एक्टिव है। वहां पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जैसे किसी कुंडली में आपने देखा कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है जो हाउस एक्टिवेट हुआ उस, ऐसा होने पर उस हाउस के रिजल्ट भी देगा, मतलब 11th हाउस के रिजल्ट भी यहाँ पे मिलेंगे, और 10th हाउस के रिजल्ट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 11th हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे और 10th हाउस के रिजल्ट भी, दोनों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो हमारा तरीका क्या है प्रिडिक्शन का, सबसे पहले हम हाउस को आइडेंटिफाई करते हैं एज के हिसाब से, लॉर्ड को आइडेंटिफाई कराते हैं, कारक देखते हैं एक्टिवेट है या नहीं है, ट्रांजिट उसमें जोड़ देते हैं, फिर हम फाइनल प्रिडिक्शन तक पहुंचते हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया अपनी तरफ से, ट्राइन का कॉन्सेप्ट। आप जो हाउस एक्टिवेट है वहां से त्रिकोण को, ट्राइन को भी देख, ठीक है। चलो, हम्म, एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टी वगैरह का, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली है तो बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, फिर अपन एंड करते हैं। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, रुक जाना, भी क्लास में छोड़ देगा। चलो, किसका नहीं, किसका नहीं, किसका, चलो रजनी मित्तल जी बोलो, बाकी लोग हाथ नीचे कर लो, एक ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, प्लीज चैट थोड़ी देख रहे हैं। रजनी मित्तल जी बोलो। It's कौन? 7 July, 7 हाँ, July 1976. 7 जुलाई 1976, ठीक है। प्रॉपर्टी कब ली? 2025 में। अच्छा पहले टाइम तो बताओ मेरे को, टाइम क्या है? टाइम है 8:27 PM। नहीं सॉरी, 7 PM। AM। AM सॉरी, AM। और जगह? मेरठ, यूपी। ठीक है, अब अपन देखते हैं घर कौन से साल में, 7/7/1976 है ना, पहले ये डालू मैं, July 7, 1976। हाँ, घर का कब लिया था? सर 24 में भी ली है मैंने प्रॉपर्टी, और 25 में भी ली है, बोथ हाँ, ट्वेंटी ईयर। फोर वाला बता दो, 24 डाल दिया मैंने, 24। महीना क्या था? अप्रैल। अप्रैल। डेट तो पता नहीं होगी। नहीं। ठीक है, तो 47 ईयर्स 9 मंथ्स के आप थे, मतलब 48 रनिंग एज हो गई। जी। ठीक है, 48 रनिंग एज में हमने देखा आपका 12th हाउस एक्टिव है,
क्योंकि 24, 36, 48 इसमें 12th हाउस ही एक्टिव होता है। अब 12th हाउस में मर्क्यूरी लिखा हुआ है, वीनस लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है। वीनस खुद ही कारक है वैसे तो घर का, तो ये तो सिंपल ही हो गया, घर दिखा रहा है। और वीनस यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड भी है, वीनस यहाँ पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस जमीन प्रॉपर्टी घर का होता है। फोर्थ लॉर्ड वीनस है, 48 की उम्र में एक्टिवेट हुआ, इस वजह से आपने घर ले लिया। अब यहाँ पर फोर्थ हाउस का 12th हाउस में जाना, फोर्थ लॉर्ड का घर के ऊपर खर्चे को दिखा रहा है कि घर के ऊपर खर्चा किया। एक्सपेंसेस का हाउस होता है 12th हाउस, उसमें घर के ऊपर खर्चा। पर फोर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना विदेश यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन ये भी दे सकता है। फोर्थ हाउस वैसे भी खराब प्रभाव है, विदेश जाने की बहुत सारे योग। विदेश में गए, सर मैरिज के बाद मैं बाहर ही हूँ, मतलब राजस्थान में हूँ। बाहर ही रहते हैं ना। देख लो, फोर्थ लॉर्ड फिर से जी। 12th हाउस में विदेश जाने का योग है। फोर्थ हाउस पे खराब प्रभाव है, राहु लिखा हुआ है। फोर्थ हाउस जितना खराब प्रभाव में होगा उतना विदेश जाने का योग बनेगा। ठीक है, 24 चल। में सर फॉरेन, मतलब फॉरेन ट्रैवल भी किया था। फॉरेन ट्रैवल किया था 48 में, हाँ ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 4th हम्म। लॉर्ड 12th हाउस में विदेश जाने का योग है। और भी सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे मर्क्यूरी और सन लिखा हुआ है। मर्क्यूरी कहाँ का लॉर्ड है? मर्क्यूरी थर्ड हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, ये भी ट्रैवल को दिखा रहा है, थर्ड और 12 का। सन यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सन यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो फैमिली में कोई एडिशन वगैरह भी हो सकता है, किसी के घर में शादी वादी हुई हो, ये सब। ये तो ठीक है, पैसे के लिए थोड़ा बुरा है, सेकंड हाउस का, सेकंड लॉर्ड का 12th हाउस में आ जाए बहुत सारा खर्चा करा देगा वो, जो कि घर लेने की वजह से हो सकता है। सेकंड हाउस पैसे का, 12th हाउस खर्चे का, सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में खर्चा करा देगा। तो अपन ऐसे बीसीपी को बहुत बार वेरीफाई कर सकते हैं, अपने लाइव एग्जाम्पल ही देख लीजिए क्लास। ठीक है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मार्स केतु वीनस केतु जब एक्टिवेट होता है तो कर सकते हैं। सेल के लिए भी फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में सेल के लिए भी कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का, 12th हाउस व्यय हो गया ना, खर्च हो गया। फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्योंकि फोर्थ हाउस से 12वां होता है ना, थर्ड हाउस एक्टिव होना भी प्रॉपर्टी को बेचना दिखा सकता है। चलो, जल्दी से बता दो अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी? भी कोई जाना नहीं कहीं, अभी चीज बताएंगे आप लोग। जल्दी से बताओ अभी तक क्लास कैसी लगी? बढ़िया है ना? अभी तो मैंने लाइव एग्जाम्पल ही देखा, कितनी सारी चीजें वेरीफाई होती है। यस, सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी आज की क्लास। क्या आपको इजी लगा ये समझना? कैसी लगी आपको क्लास? मेरे को जल्दी से बता दो। एंड क्या आपको भृगु चक्र पद्धति समझ में आया जितना आज आपको सर ने समझाया? Yes, sir, teach. So you teach what no one teaches. Yes, definitely, रीमा जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है सबको। यस, ऑसम, बहुत इजी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड, इट इज सो इजी गोइंग। यस, डेफिनेटली ऐसे ही जो है सर की वर्कशॉप्स रहती है। तो क्या आप लोग जैसे आपको आज की वर्कशॉप थी, आज आपने जो ये अटेंड किया, हमने आप लोगों के लिए बोनस सेशन था। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आज का अगर आपको सेशन वैल्यूएबल लगा है तो क्या आप ऐसे ही और वर्कशॉप सीखना चाहते हैं? राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग ऐसे ही और वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, रेगुलरली आप सीखना चाहते हैं सर से, तो जल्दी से यस लिख दो, क्योंकि रेगुलरली ये वर्कशॉप्स, यस, ओके, ठीक है, सभी लोग करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट हम आप लोगों के लिए कुछ नई चीज लेके आए हैं। ये जो है सर, मैं स्क्रीन शेयर, यस, नहीं डायमंड ठीक है ना? मेंबरशिप सर के साथ में, सर का इनर सर्कल हम लोग बना रहे हैं। जो ये डायमंड मेंबरशिप है, इसमें क्या होगा, इसमें हम आप लोगों को जो है बहुत सारी जो है वर्कशॉप्स देने वाले हैं। बहुत सारी वर्कशॉप्स होगी, 50+ इंटेंसिव वर्कशॉप्स है, बिल्कुल फ्री। जैसे कि आपने जो है होली रेमेडीज किया, नवरात्रा रेमेडीज किया, ड्रीम एनालिसिस किया, रिस्ट वॉच करा है आपने, राहु केतु वर्कशॉप करी है ना, ऐसे ही 50+ अमेजिंग अमेजिंग जो है वर्कशॉप्स इसमें रहेंगी। बहुत सारी इसमें वर्कशॉप्स रहने वाली हैं। ठीक है, मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ। ये आपका जो है इसका फर्स्ट जो है बेनिफिट रहेगा, 50+ इंटेंसिव वर्कशॉप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसमें आप मास्टर करोगे 26 एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स जो कि सर ने ही क्यूरेट किए हैं, एंड एक डीप जो है आपका एक्सपीरियंस होगा इसमें। डिविजनल चार्ट, प्रिडिक्टिव टेक्निक, स्पेशल कर्मा एनालिसिस, सारी चीजें जो है इसमें 26+ एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स आपको इसमें मास्टर करने को मिलने वाला है। तो ये भी आप लोगों को मिलेगा। इसमें और क्या मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं, जस्ट अ सेकेंड सर। यस, तो अब जो है हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है ये भी आपको हम डिस्कस करके बता देते हैं, कैसी कैसी वर्कशॉप इसमें आपको मिलने वाली है। तो सर क्या हम डिस्कस कर ले? सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें अभी आपको जानने को मिलेगी। एक बार हम चैट बॉक्स को रोक रहे हैं, एक बार सुन लो, ये कोई कोर्स नहीं है,
और आज का कोई भृगु चक्र पद्धति पे कोई भी कोर्स आप पढ़ने वाले नहीं है, ये एक ही क्लास थी, आपको आज पूरा पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव टेक्निक कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप है, जैसे भृगु चक्र पद्धति, मैं कोई इस पे 5 दिन का कोर्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसको समझो, आपको अप्लाई करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मेरे पास है। मेरे को बहुत लोग मेरे नक्षत्र वाले कोर्स में, वीएनएन कोर्स में कहते हैं कि सर आप वैदिक का कोर्स लेकर के आओ। मैं इनको हमेशा मना करता हूँ कि मैं नहीं लेके आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कोई भी उसको 10 दिन में 20 दिन में पढ़ा नहीं सकता है, वो अनगिनत चीज है, कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। मैंने उस समय भी उनको कहा था कि छोटी छोटी वर्कशॉप सब करेंगे, D9 चार्ट पे, D7 चार्ट पे, कभी हाउस लॉर्ड्स पे, कौन सा हाउस लॉर्ड कहाँ चला गया उससे क्या होगा, ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स आपके लिए लेकर के आएंगे। तो ऐसी 50 से ज्यादा वर्कशॉप हमारे पास, 50 से ज्यादा वर्कशॉप के टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें से कुछ टॉपिक है D3 चार्ट, द्रिकाना चार्ट क्या होता है, डिस्पोजिटर की थ्योरी के बारे में कि राशि लॉर्ड कहाँ चला गया उससे क्या फर्क पड़ता है, D2 चार्ट। उसके अलावा डिफिकल्ट हाउसेज है, 6 हाउस, 8 हाउस, 12th हाउस, करियर कैसे देखते हैं, D10 चार्ट है, होरा चार्ट, D2 चार्ट, ये सारे चार्ट्स के बारे में। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर सेशंस, रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे बिहेव करते हैं, उसका फिलोसॉफिकल मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, ट्रांजिट्स के ऊपर कि जुपिटर का, सैटर्न का, सन का, मार्स का, इन सभी प्लैनेट्स का ट्रांजिट कैसे बिहेव करता है। प्रश्न कुंडली, जैसे किसी ने सवाल पूछा मेरा परसों इंटरव्यू था, कैसा रिजल्ट आएगा, ये कुंडली से नहीं देख सकते आप, ये हाँ या ना का जवाब है, ये प्रश्न कुंडली से देखा जाता है। उसके बारे में कुछ टेक्निक्स प्रश्न कुंडली की, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे, आत्मकारक से, अमात्य कारक से, कुछ प्रिडिक्टिव टेक्निक्स। आयु रहस्य, कैसे आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि इस पे हम ज्यादा नहीं बोलते, पर एक चीज होती है निरायन शूल दशा, उससे आप कैसे एज कैलकुलेट करें, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वर्षफल कैसे बनाते हैं, D24 चार्ट, D20 चार्ट, जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे डिविजनल चार्ट्स वर्कशॉप्स के अंदर आए। ये कोई कोर्स नहीं है, अलग अलग दिन पे अलग अलग कोई डिविजनल चार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि ये कोर्स चल रहा है और हमको ये सारा याद करना है, कुछ भी नहीं। आपको ये वर्कशॉप पढ़ाई जाएगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आज की वर्कशॉप थी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये हमने एग्जाम्पल चार्ट देखा, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही इन सभी चीजों के ऊपर हूँ, निरायन शूल दशा, जेमिनी चर दशा, कुंडली मिलान, LGBTQ, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, कारक अकारक, प्रश्न कुंडली, ये सारे टॉपिक्स होंगे। 50 से ज्यादा वर्कशॉप्स होंगी, एक टॉपिक पे एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे D9 चार्ट पे हो सकता है मेरे को 2-3 वर्कशॉप लग जाए, D10 चार्ट पे 2-3 वर्कशॉप लग जाए, एक टॉपिक पे 2-3 वर्कशॉप हो सकती है, 50 से ज्यादा ये वर्कशॉप्स। ठीक है, आपके पास मौका है कि आप इन 50 से ज्यादा वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको अलग अलग लेते हैं, जैसे बीच बीच में होती रहती है हमारी वर्कशॉप, यस। भी ड्रीम एनालिसिस हुई थी, उससे पहले होली रेमेडीज की हुई थी, तो जब आप अलग अलग लेते हैं तो उसका आपको 999 अलग देना पड़ता है, कभी उसका 1500 रुपये देना पड़ता है, कभी 2000 रुपये देना पड़ता है। जैसे D9 चार्ट पे अगर मैं बोल रहा हूँ 3 क्लास है, तो 3 क्लास का प्राइस हो जाएगा 3100 रुपये। D10 चार्ट पे 4 क्लास है, उसका प्राइस हो जाएगा 4500 रुपये। ठीक है, ऐसे अलग अलग वर्कशॉप अगर आप अलग अलग खरीदोगे तो 4000 की, 5000 की, कभी 3000 की, कभी 1000 की, 1500 की, ऐसी मिलेगी आप। पर हम क्या बोल रहे हैं डायमंड मेंबरशिप के अंदर, कि आपको सारी वर्कशॉप मिलने वाली है, जितनी भी 50 वर्कशॉप है सारी आप एक्सेस कर सकते हैं। हर महीने की 1-2 वर्कशॉप होंगी। ठीक है, महीने की 2 वर्कशॉप होंगी, और 2 साल के अंदर ही 50 वर्कशॉप करानी है हम, महीने की 2 वर्कशॉप होगी। मान लो आप, जो भी लोग आज ये वर्कशॉप, ये डायमंड मेंबरशिप ले रहे हैं, उनको बाकी के जितने कोर्सेज हमारे, जैसे कोई अभी जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स आया था, उसके बाद अभी कोर्स आया था लघु पराशरी पे, ये जो कोर्सेज आते रहते हैं, कभी आपने कभी BNN डिप्लोमा नहीं किया, वो करना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे बाकी कोर्सेज हैं, उस पे आपको 25% ऑफ मिले, जो भी उसकी प्राइस होगी क्लास के अंदर, डिस्काउंटेड प्राइस होगी, उसके ऊपर भी आपको 25% ऑफ मिले, जितने भी लोग आज ये लेंगे। और इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, अभी जो इसका प्राइस बताएंगे। उसके अलावा आपको एक कंसल्टेशन मिलेगी हमारे टॉप एक्सपर्ट्स, हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर जो हायर करते हैं एस्ट्रोलर, उनकी तरफ से 20 मिनट की आपको एक कंसल्टेशन मिलेगी, और उसके बाद एक फॉलो अप कंसल्टेशन भी रहेगी कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। 2 कंसल्टेशन आपको मिलेगी, एक कंसल्टेशन और उसके कुछ महीने बाद एक फॉलो अप कंसल्टेशन हमारे एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट द्वारा आपको मिलेगी। ये तीसरा बेनिफिट है। इसके अलावा क्लासेस आपकी जैसे आज हो रही है वैसे होगी, लाइव इंटरेक्टिव, मटेरियल आपको मिलेगा, ई बुक्स, नोट्स, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो डायमंड मेंबरशिप को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट कम्युनिटी बन सकते हैं, जहां पर ये सारी वर्कशॉप्स होंगी। अलग से भी आप इसको ले सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा 3-4 हज़ार रुपए पर वर्कशॉप, कभी 1000 रुपए, कभी 1500 रुपए आपको एक वर्कशॉप के देने पड़ेंगे। तो आप अलग अलग वर्कशॉप खरीदते हो, 2000 रुपए की एक वर्कशॉप मान लो, क्योंकि अगर आप अलग लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। अगर आप एक साथ 50 वर्कशॉप लेते हो,
तो उसकी वैल्यू मार्केट में 1 लाख के ऊपर। मैंने ये वर्कशॉप अलग अलग बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से हमने सीखे, ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, ₹2 लाख खर्च करके ये सारी चीजें, D3 चार्ट, कभी किसी से मैंने वैदिक का कोर्स पढ़ा है, किसी से कुछ और पढ़ा है, ये सब सीखा है। ठीक है, पर मैं आपको ये 50 से ज्यादा वर्कशॉप बहुत मिनिमलिस्टिक प्राइस में देने वाला। आपके पास पे करने के 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि आप इसको मंथली रिचार्ज, जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हो वैसे कर सकते हो। 999 रुपीज जो है आपका हर महीने कटेगा, सिर्फ 999 रुपीज हर महीने। बहुत लोग कहते हैं सर हम हर महीने पैसे देना चाहते हैं, हम है ना एक साथ इतने रुपए नहीं दे पाते। तो 999 रुपीज आपने हर महीने आपके बैंक से कट जाए। अभी आपके पास ऑप्शन आएगा, नीचे लिंक आ गया, उस पर क्लिक करके आप ऑटो पे एनेबल कर सकते हैं। हर महीने 999 कट जाएगा अगले 1 साल, और उसके अंदर हर महीने 2 वर्कशॉप हुआ करेंगे। 500 रुपए से भी कम में आपको एक वर्कशॉप मिले। ठीक है, क्योंकि वैसे आप अलग से लोगे। मिनिमम प्राइस एक वर्कशॉप का 999 हो, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। उसका प्राइस टॉपिक पे डिपेंड करता है। जैसे D10 जो आपके करियर के लिए चार्ट होता है, दशांशा चार्ट, उसका कम से कम प्राइस 2,500 रुपए। जो उसको नहीं लेते हैं मेंबरशिप को अलग से परचेज करेंगे, 2500 विल बी द प्राइस ऑफ द D10 वर्कशॉप। ठीक है, पर अगर आप ये मेंबरशिप लेते हैं आपको 500 रुपए से भी कम में एक वर्कशॉप मिल रही है, क्योंकि महीने की 2 वर्कशॉप हो रही है और महीने का आप सिर्फ 999 दे रहे हैं। 1 साल के लिए आपका ऑटो पे कटता रहेगा हर महीने 99। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं मेरे को झंझट नहीं चाहिए, 11,000 रुपए आप एक साथ दे सकते हैं पूरे साल। सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन पे वन टाइम 11,000, जो कि आपको अगर आप 999 इंटू 12 करोगे तो 11,998 होता है। इसमें आपको ये 1,000 रुपए बच जाएंगे। 11,000 आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो और पूरे साल के लिए आप एक्सेस ले सकते हो सारी चीजों का। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों लिंक्स आपके पास है। जल्दी से आपको अपने आप को एनरोल करना है। हम चाहते हैं आप सभी एनरोल करें। एक भी जना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने ये कोर्स नहीं एक लिया है, बारी में नहीं है वैसे ये, जिसने भी ये सभी लोग, वर्कशॉप। जी अंजलि जी। यस सर, एक बारी मैं सभी लोगों को दिखा भी देती हूँ कैसे करके सभी लोगों को एनरोलमेंट करनी है। जस्ट मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखा देती हूँ। जैसे आप लोग भी देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन, राइट? जो मैंने अभी आपके साथ में लिंक शेयर किया है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पे डायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको अपना नेम फिल करना है। जैसे आप कंटिन्यू कर लेंगे, वहां पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपके पास 2 इंटरफेसेस खुल जाएंगे। आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप 999 रुपीज की मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस है। तो आपको सब्सक्राइब नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, ईमेल डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नेम डालना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको क्या है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। एंड इसमें आपके बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट्स खुल जाएंगे। जैसे कि आपके पास क्यूआर आ जाएगा, अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, यूपीआई आप यूज कर सकते हैं अपना। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं अपना, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपकी पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो इश्यू है वो आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस है। आप लोग देखें, अगर आप लोग जैसे आपने ड्रीम एनालिसिस किया है, आपने राहु केतु वर्कशॉप किया है, तो उसका आपको चार्जेस पता है कि आपने कितने दिए थे? आपने 1,000 रुपीज दिए होंगे, आपने 1,500 रुपीज